नमस्कार बच्चों, द हिंदी एकेडमी चैनल पर मैं यशपाला गौड़ आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हो बेटा? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होगे, खुश रहोगे और पढ़ रहे होगे। आज बेटा हम ये हिंदी का मॉक टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि सभी परीक्षाओं में मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं ये क्वेश्चन। और ये जैसे यूजीसी नेट का है, सीटेट का है, टीजीटी पीजीटी का है, डीएसएसबी का, या हिंदी में जो है स्क्रीनिंग का पेपर है, तो सभी में ये क्वेश्चन आएंगे। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे और आपको पूरे ज़ोर शोर से तैयारी रखनी है। आज हम इनका लेवल थोड़ा सा कम रखेंगे, क्योंकि कुछ बच्चे जो है अभी तैयारी करनी स्टार्ट की है, तो उनको इतने अच्छी तरह से नहीं आते होंगे सभी क्वेश्चन। और कुछ बच्चे जो बहुत अच्छी तैयारी कर चुके हैं उनको तो ये बिल्कुल टिप्स पर होंगे। तो आपको जीवन में हमेशा सफलता पाने के लिए मेहनत करते रहना है और हारना नहीं है। कभी भी कोई भी कुछ भी बोले, अपने आप को हमेशा शांत रखना है, क्योंकि बेटा धूप कभी भी चाहे कितनी भी तेज हो, लेकिन वो समुंदर को सुखा नहीं सकती। जीवन में बेटा कभी कभी सफलता नहीं मिलती, लेकिन असफलता भी कभी अंतिम नहीं होती। इसलिए आपको अपनी कोशिश तब तक जारी रखनी है जब तक आपकी जीत एक इतिहास न बन जाए। बेटा चाहे आप है ना किसी भी जो भी कामयाब व्यक्ति है ना, उससे पूछ कर देखो कि आपको कामयाबी मिली कैसे। तो आप पूछोगे ना तो उसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। तो आप अपनी परेशानियों को बड़ी मत मानो और ये सोचो कि हमें थोड़ी सी और मेहनत करके इन परेशानियों से हमने जो है छुटकारा पाना और कामयाब होना है। फिर आपको है ना ये दिन याद आएंगे कि मैंने कितनी मेहनत करके आज मैं यहाँ कामयाब पहुँचा हूँ या पहुँची हूँ। और बेटा क्या पता नेक्स्ट लेवल जो है वो आपकी कामयाबी का हो, बिल्कुल आप पास में हो। तो हिम्मत नहीं हारना है और लगातार मेहनत करना है और सफल होना है। तो आज से हम ये प्रैक्टिस सेट करेंगे। और आपको अगर इसमें प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट में बताना, और ये ज़रूर बताना कि ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, जनता की चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास है। यह कथन किसका बेटा? रामचंद्र शुक्ल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास किस भाषा में लिखा गया था? आपको पता है कि सबसे पहले किस भाषा में लिखा गया था? तो वो था फ्रेंच भाषा में। नेक्स्ट है बेटा, गार्शा द ताशीकृत साहित्य का इतिहास किस नाम से प्रकाशित है? तो ये इस्तवार दाला लित्रेतु हिंदुई ए हिंदुस्तानी। ठीक है। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? तो ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य की भूमिका किसने लिखी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। नेक्स्ट है बेटा, डॉक्टर राम कुमार के इतिहास ग्रंथ का सही नाम क्या है? डॉक्टर राम कुमार के इतिहास ग्रंथ का सही नाम क्या है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। ये क्वेश्चन बहुत बार बार पूछा जाता है। तो जैसे इसको आप ऐसे याद कर सकते हो कि राम की जो है बहुतों ने आलोचना की थी ना, जब वो सीता जी को लंका से लेके आए थे। तो ऐसे ही राम कुमार के हिंदी साहित्य का भी का आलोचनात्मक इतिहास लिखा गया था। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास। नेक्स्ट है बेटा, भक्ति काल की समय सीमा क्या है? तो संवत 1375 से 1700 तक है। फिर नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य में किसे स्वर्ण युग कहा गया है? तो भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा गया है। नेक्स्ट है बेटा, हिंदी का सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र ये क्या है? उदंत मार्तंड। नेक्स्ट है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ माना है। कब से माना है? 10वीं शताब्दी से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ 10वीं शताब्दी से माना है। नेक्स्ट है, स्वंभुकृत पौमचर्यु का संबंध किससे है? रामायण से। पौमचर्यु स्वंभु का पौमचर्यु का किससे संबंध है? रामायण से। इस तरह से आप इनको ध्यान से मेरे साथ साथ बोलते रहोगे ना तो आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो स्वयंभू को। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को। नेक्स्ट है बेटा, अपभ्रंश का भवभूति किसे कहा जाता है? पुष्पदंत को। अब देखो, भावना
जो पुष्प से हमारी भावना जुड़ी होती है ना, कि हमारा मन खुश हो जाता है। पुष्प से क्या जुड़ी होती है? हमारी भावना। हम पुष्प को देखकर, फूल को देखकर खुश हो जाते हैं। तो ऐसे ही आपको याद करना है कि जो है हमारी भावना किससे जुड़ी होती है? पुष्प से। नेक्स्ट है, अपभ्रंश कवि धनपाल की साहित्यिक कृति क्या है? भविष्यत कहाँ। अब भविष्य में क्या चाहिए? हमें धन चाहता है ना, तो धनपाल। ऐसे भविष्यत कहाँ, भविष्य में क्या है? धन की सबको इच्छा होती है कि भविष्य के लिए हम धन जोड़े। ठीक है, ऐसे याद करना है। नेक्स्ट है, अपभ्रंश की फागु काव्य से आशय है। इसका आंसर होगा बेटा वसंत ऋतु का काव्य। नेक्स्ट है, बोधों द्वारा रचित अपभ्रंश साहित्य कहा जाता है? सिद्ध साहित्य। बोधों द्वारा अपभ्रंश साहित्य क्या कहलाता है? सिद्ध साहित्य। नेक्स्ट है, सिद्धों की भाषा है संध्या भाषा। सिद्धों की भाषा कौन सी है? संध्या भाषा। नेक्स्ट है, संदेश रासक किस प्रकार की रचना है? संदेश, ये विरह काव्य है। ये भी बहुत इस तरह के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि संदेश रासक किस प्रकार की रचना है? ये क्या है? विरह काव्य है। विरह में ही तो संदेश भेजे जाते हैं ना। कोई भी अगर विरह में दुखी है तो ही संदेश भेजेगा, है ना। ज़्यादातर ऐसे ही भेजते हैं। तो इस तरह से आप याद कर लो। नेक्स्ट है, सिद्ध एवं नाथ साहित्य का सर्वाधिक प्रभाव है। आंसर होगा भक्तिकालीन निर्गुण कवियों पर। सिद्ध एवं नाथ साहित्य का सर्वाधिक प्रभाव है भक्तिकालीन निर्गुण कवियों पर। नेक्स्ट है बेटा, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आदिकाल की संज्ञा किसने दी? हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आदिकाल की संज्ञा किसने दी? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल, ठीक है, याद रखना है इसे। नेक्स्ट है, कौन सा कवि भक्ति काल में जन्म लेकर भी आदिकाल में रखा जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा कवि भक्ति काल में जन्म लेकर भी आदिकाल में रखा जाता है? तो ये है विद्यापति। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य में सर्वाधिक विवादित ग्रंथ कौन सा है? तो इसका आंसर होगा पृथ्वीराज रासो, क्योंकि इसकी ऐतिहासिकता पर बहुत विवाद है ना। तो नेक्स्ट है, खुमान रासो की भाषा क्या है? राजस्थानी है। देखो शब्द से ही पता चल रहा है ना, खुमान, तो ये राजस्थानी जो है इसकी भाषा है। नेक्स्ट है बेटा, हमीर रासो के रचयिता हैं। हमीर कौन है? सारंगधर। अम्मी क्या बनाती है? जैसे साग। हमीर, हमीर, हमीर क्या है? अम्मी क्या बनाती है? साग। ऐसे साग, सारंगधर, ऐसे याद कर लो। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज रासो के सर्गों को नाम दिया गया है। तो पृथ्वीराज रासो के जो सर्ग लिखे गए हैं उनको क्या कहा गया? समय। नेक्स्ट है, कयामस वध, कयामस वध किस ग्रंथ की प्रमुख घटना है? तो ये पृथ्वीराज रासो की का एक पार्ट है। पृथ्वीराज रासो की प्रमुख घटना है। फिर है अमीर खुसरो का असली नाम क्या है? अब्दुल हसन। ये भी बार बार पूछा जाता है। अमीर खुसरो का असली नाम क्या है? अब्दुल हसन। नेक्स्ट है, विद्यापति की पदावली की भाषा है। तो विद्यापति की मैथिली भाषा है। नेक्स्ट है, विद्यापति की प्रसिद्धि का कारण क्या है? उसकी पदावलियाँ। आंसर क्या होगा? पदावलियाँ। नेक्स्ट है, विद्यापति मूलतः किस प्रकार के कवि हैं? तो ये क्या है? श्रृंगारिक कवि हैं, श्रृंगार, ठीक है। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज रासो का प्रधान रस वीर है। इसका सहयोगी रस कौन सा है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ना बेटा। पृथ्वीराज रासो का प्रधान रस वीर है, इसका सहयोगी रस कौन सा है? तो इसका सहयोगी रस श्रृंगार है। इसका प्रधान रस तो वीर है और इसका सहयोगी क्या है? श्रृंगार। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज रासो में कितने समय है? हमने पढ़ा था ना कि इसके जो सर्गों को क्या कहा जाता है? समय। तो इसमें क्या है? 69, 69 जो है समय है, ठीक है। नेक्स्ट है, परमाल रासो का प्रधान रस है वीर। परमाल रासो का रस कौन सा है? वीर। परमाल यानी कि पराये माल को कौन छीन सकता है? वीर व्यक्ति छीन सकता है ना, ऐसे याद कर लो। परमाल यानी कि पराये माल, पराये माल को कौन छीन सकता है? वीर व्यक्ति। तो इसका प्रधान रस कौन सा होगा? वीर। नेक्स्ट है, भक्ति आंदोलन का उदय कहाँ से हुआ? तो भक्ति आंदोलन का उदय बेटा दक्षिण भारत से हुआ है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम किसने भक्ति पर एक वर्ग विशेष के एकाधिकार को समाप्त करने की उद्घोषणा की? तो रामानुज ने की थी। किसने की? रामानुज ने। नेक्स्ट है, गीता किस मत का प्रधान धर्म ग्रंथ माना जाता है? तो ये है भगवत का। नेक्स्ट है, अद्वैतवाद के अनुसार
जीव और ब्रह्म क्या है, एक है। क्या है, जीव और ब्रह्म एक है। नेक्स्ट है, रामानुज ने किस संप्रदाय की स्थापना की, तो किसके की, रामानुज ने, बताइए आप, बहुत ईजी है ये तो, विशिष्ट द्वैतवाद। या राम क्या थे, विशिष्ट। ऐसे याद कर लो कि राम जो है बहुत विशिष्ट थे, क्योंकि उसने इतने बड़े जो है रावण को वध कर दिया था, इतने बड़े बड़े ऋषियों की रक्षा की थी, तो वो क्या थे, विशिष्ट। तो विशिष्ट द्वैतवाद, ऐसे याद कर लो। नेक्स्ट है, द्वैतवाद के संस्थापक कौन थे, मध्वाचार्य। द्वैतवाद के संस्थापक कौन थे, मध्वाचार्य। सनक संप्रदाय किसे कहा जाता है, तो सनक द्वैतवाद को सनक संप्रदाय कहा जाता है। नेक्स्ट है बेटा, एक मत के अनुसार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप है, माया ईश्वर के अधीन है, जीव अपनी अविद्या द्वारा क्लेश पाता है, यह आनंद और सुख दोनों का भोग करता है, अतः ईश्वर और जीव में स्पष्ट भेद है। यह मत क्या कहलाता है, शुद्धाद्वैतवाद। ठीक है। नेक्स्ट है, दक्षिण के आलावर भक्त किस कोटि में आते हैं, दक्षिण के आलावर भक्त क्या है, गायक की कोटि में आते हैं। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए भक्ति का मार्ग खोलने वाले कौन संत थे, महाराष्ट्र में, याद रखना, महाराष्ट्र में हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए भक्ति का मार्ग खोलने वाले कौन थे, नामदेव। नेक्स्ट है बेटा, कबीर के गुरु कौन थे, कबीर के गुरु कौन थे, रामानंद। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, कबीर के गुरु कौन थे, रामानंद। नेक्स्ट है, संत काव्य का प्रधान रस कौन सा है, संत काव्य का प्रधान रस कौन सा बेटा, शांत, क्योंकि संत दो शांति रहते हैं ना। तो नेक्स्ट है, संतों ने नारी के किस रूप की निंदा की है, तो उन्होंने कामिनी रूप की निंदा की है। नेक्स्ट है बेटा, कबीर की मृत्यु कहाँ हुई, तो इनकी मृत्यु हुई मगहर में। कबीर का दार्शनिक चिंतन क्या है, अद्वैतवाद। कबीर का दार्शनिक चिंतन क्या है, अद्वैतवाद। नेक्स्ट है बेटा, कबीर की रचनाएं बीजक नाम से संग्रहित हैं, इसका संपादन किसने किया, तो इसका किसने किया था, धर्मदास ने। फिर है बेटा, उलटबासी का अर्थ क्या है, तो ऐसा कथन जिसका अर्थ प्रकट अर्थ से उल्टा हो, तो वो क्या है, उलटबासी। नेक्स्ट है, उलटबासी लिखने की प्रेरणा कबीर को कहाँ से प्राप्त हुई, तो इसका आंसर होगा बेटा, सिद्धों एवं नाथों से। तो नेक्स्ट है, सिख धर्म के प्रवर्तक कौन है, बताइए, सिख धर्म के प्रवर्तक कौन है, इसका आंसर होगा बेटा, गुरु नानक। कौन है सिख धर्म के गुरु, गुरु नानक। फिर नेक्स्ट है, गुरु नानक के पदों का संग्रह गुरु ग्रंथ साहिब के किस प्रकरण में है, तो यह है शब्द प्रकरण में। नेक्स्ट है, दादू दयाल ने किस संप्रदाय की स्थापना की, तो इसकी किसकी की, ब्रह्म संप्रदाय की। दादू जो है ब्रह्म ज्ञान देते हैं ना, जो दादू होते हैं, दादाजी होते हैं, उनके पास बहुत ज्ञान की बातें होती हैं, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्त होती है ना, बातें होती है, कहानियाँ सुनाते रहते हैं। कभी दादा के पास बैठना है ना, तो बहुत अच्छी अच्छी ब्रह्म ज्ञान देते हैं। तो ऐसे याद कर लो, दादू दयाल ने किस संप्रदाय की स्थापना की, ब्रह्म संप्रदाय की। फिर नेक्स्ट है, दादू दयाल की रचनाएं किस संग्रह में है, तो दादू दयाल की जो रचनाएं हैं बेटा, वो हरडे वाणी में है, हरडे वाणी में। नेक्स्ट है, हरडे वाणी के संग्रहकर्ता कौन है, तो संत दास और जगन्नाथ दास, ये दोनों हैं। नेक्स्ट है, कबीर के बाद उनकी गद्दी पर कौन बैठा, धर्मदास, क्योंकि धर्मदास ही था ना, उनका सारा काम करता था, सभी कुछ लिखता था, तो उनकी गद्दी पर कौन बैठा, धर्मदास। धर्मदास का प्रसिद्ध जो है ग्रंथ कौन सा है, सुख निदान, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, धर्मदास का प्रसिद्ध ग्रंथ है सुख निदान। नेक्स्ट है, कौन संत कवि शिक्षित था, तो सुंदरदास जो है सबसे शिक्षित थे। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, युक्ति किसकी बेटा, मलुकदास की। नेक्स्ट है, रेमैनी में किस कवि की रचनाएं संकलित हैं, तो कबीर जी की हैं। नेक्स्ट है, सूफी मत की कौन सी विशेषता नहीं है, तो मसनवी शैली पर काव्य रचना ये भी है, प्रबंध काव्यों की रचना ये भी है, अवधी भाषा का प्रयोग भी किया गया, लेकिन खंडन मंडन की घोर अधिकता, ये इसमें सूफी मत की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है, सूफी कवियों की मसनवी शैली का
आशय क्या है? तो उसका आशय है बेटा, रचना के प्रारंभ में ईश वंदना, पैगंबर की स्तुति और सहाय वक्त की प्रशंसा आदि। नेक्स्ट है बेटा, सूफी काव्य परंपरा की सर्वप्रथम रचना है चंदायन। सूफी काव्य परंपरा की सर्वप्रथम रचना है चंदायन। यानी कि जो सूफी है ना, सूफी ऐसे याद कर लो, सूफी सबसे पहले जो है किसकी, उनके वहाँ पर क्या परंपरा की, सबसे पहले चंदा के दर्शन करते हैं, चंदायन। सूफी क्या करते हैं, उनके वहाँ परंपरा क्या है, चंदायन, यानी कि चंदा के दर्शन करते हैं। नेक्स्ट है, सूफी मत के अनुसार साधक की 4 अवस्थाएं, शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत की भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही क्रम क्या होगा? तो इसका होगा आचरण, उपासना, सिद्धावस्था, सत्यबोध। नेक्स्ट है बेटा, इस्लाम के कट्टर अनुयायियों ने अनलहक में मैं खुदा हूँ कहने पर किस सूफी संत को सूली पर चढ़ाया था? तो मंसूर को जो है सूली पर चढ़ाया था। नेक्स्ट है बेटा, पद्मावत में राजा रतन सेन द्वारा पद्मावत को प्राप्त करने की इच्छा को प्रेम न कहकर रूप लोभ की संज्ञा किस आलोचक ने दी? तो रामचंद्र शुक्ल ने दी। किसने दी? रामचंद्र शुक्ल ने। किस प्रेम काव्य का दूसरा नाम लोर कहा गया है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चंदायन किसको कहा गया है? लोर। किस प्रेम काव्य का दूसरा नाम लोर कहा गया है? चंदायन को। मुल्ला दाऊद की चंदायन का आधार है क्या है? चनैनी। क्या है? मुल्ला दाऊद की चंदायन का आधार क्या है? चनैनी। कुतुबुन के गुरु कौन थे बेटा? मुल्ला दाऊद। कुतुबुन के गुरु कौन थे? मुल्ला दाऊद। मंजन की मधुमालती में विशेष क्या है? मंजन की मधुमालती में विशेष क्या है? इसमें क्या है बेटा? नायक नायिका के साथ इसमें उपनायक और उपनायिका को भी स्थान मिला है। ठीक है। नेक्स्ट है, जायसी की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है पद्मावत। नेक्स्ट है बेटा, पद्मावत के रतन सेन, पद्मावती, तोता और नागमती के रूपकों का सही क्रम क्या है? इसको आप बहुत अच्छी तरह से करना, ये हर एक परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो मन और बुद्धि, गुरु और सांसारिक आकर्षण, यानी कि जो रतन सेन है वो मन के हैं, पद्मावती जो है बुद्धि की है, और तोता गुरु का है, और नागमती सांसारिक आकर्षण है। नेक्स्ट है बेटा, पद्मावत में सिंगल द्वीप किसका प्रतीक है? सिंगल द्वीप जो है हृदय का प्रतीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पद्मावत में शरीर किसका प्रतीकात्मक रूप है? तो शरीर क्या माना गया है? चित्तौड़ को शरीर माना गया है। नेक्स्ट है बेटा, पद्मावत के कितने खंड हैं? तो पद्मावत के 57 खंड है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पद्मावत में जो है 57 खंड हैं। जायसी ने किस ग्रंथ में सूफी सिद्धांत से संबंधित चौपाइयों की रचना की है? तो अखरावट में सूफी सिद्धांतों से संबंधित चौपाइयों की रचना जायसी ने किस ग्रंथ में की है? अखरावट में। ये ध्यान रखना, अखरावट में क्या किया गया। पद्मावत की भाषा कौन सी है? बोलचाल की अवधि। पद्मावत की भाषा कौन सी है? बोलचाल की अवधि। नेक्स्ट है, पद्मावत का काव्य रूप क्या है? समासोक्ति। समासोक्ति जो है पद्मावत का काव्य रूप है। नेक्स्ट है, निम्न में प्रेमाख्यान काव्य नहीं है। तो अखरावट जो है ये प्रेमाख्यान काव्य नहीं है। यूसुफ जुलेखा, हंस जवाहिर और मृगावती ये प्रेमाख्यान काव्य हैं। तो इसमें से क्वेश्चन भी आ सकता है, तो आप ध्यान रखना कि यूसुफ जुलेखा, हंस जवाहिर और मृगावती ये प्रेमाख्यान काव्य है, जबकि अखरावट नहीं है। नेक्स्ट है, पद्मावत के सर्गों को क्या संज्ञा दी है? तो पद्मावत की जो है सर्गों को खंड कहा गया है। नेक्स्ट है, मसनवी शैली के प्रेम काव्यों में नायक नायिका की स्थिति क्या रही है? तो इसमें नायक को विरह पीड़ित दिखाया जाता है, न कि नायिका को। इसमें नायक को विरह पीड़ित दिखाया जाता है, न कि नायिका को। ठीक है। नेक्स्ट है, सूफी प्रेमाख्यान काव्यों का सही उद्देश्य क्या है?
तो इसका सही उद्देश्य है प्रेम के उदात्त स्वरूप की स्थापना करना। नेक्स्ट है पद्मावत का सर्वाधिक प्रसिद्ध खंड क्या है? नागमती वियोग खंड। पद्मावत का सर्वाधिक प्रसिद्ध खंड क्या है बेटा? नागमती वियोग खंड। नेक्स्ट है भक्तिकालीन कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक कौन है? सूरदास। भक्तिकालीन कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक कौन है? सूरदास। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सूरदास जो है भक्तिकालीन कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक हैं। नेक्स्ट है बेटा सूरदास पर सर्वाधिक प्रभाव किसका है? तो सूरदास पर सर्वाधिक प्रभाव किसका है? विद्यापति का। नेक्स्ट है कृष्ण भक्ति का प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो कृष्ण भक्ति का प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ कौन सा है? श्रीमद् भागवत। नेक्स्ट है पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की? पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की है बेटा? वल्लभाचार्य जी ने। किसने की है? वल्लभाचार्य जी ने। नेक्स्ट है पुष्टि मार्ग के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो श्री कृष्ण की दास्य भक्ति पर बल दिया गया है, ये जो है कथन असत्य है। और सत्य कौन से है ये भी देख लो। भक्ति के लिए भगवान का अनुग्रह अनिवार्य है, ये सत्य है। भक्ति ही मुक्ति का एकमात्र साधन है, ये भी सत्य है। और राधा कृष्ण की आत्म शक्ति है, ये भी सत्य है। जबकि श्री कृष्ण की दास्य शक्ति पर बल दिया गया है, ये जो है असत्य है। नेक्स्ट है बेटा पुष्टि के 4 रूपों में से एक रूप पुष्टि से क्या आशय है? तो इसका आंसर होगा कृष्ण के अनुग्रह से प्राप्त भक्ति। नेक्स्ट है अष्टछाप के संस्थापक कौन है? अष्टछाप के संस्थापक है विट्ठलनाथ। ये याद रखना, कई बार इसमें ना आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो याद रखना अष्ट। देखो अष्ट इसमें ट है ना, और इसमें ठ है, ट और ठ, ठीक है। तो ऐसे याद करना, ट ठ दोनों इसी में है। तो अष्टछाप के संस्थापक कौन है? विट्ठलनाथ। नेक्स्ट है निम्न में कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? तो इसमें नरोत्तम दास जी जो है अष्टछाप के कवि नहीं है। तो अष्टछाप का कवि कौन नहीं है? नरोत्तम दास जी नहीं है। अष्टछाप के कवियों की संख्या क्या है? तो कितनी है? 8। अष्टछाप के कवियों की संख्या कितनी है? 8। नेक्स्ट है अष्टछाप में शामिल आचार्य वल्लभाचार्य और आचार्य विट्ठलनाथ के शिष्यों का अनुपात क्या है? तो दोनों के 4-4 हैं। 4 जो है विट्ठलनाथ जी के हैं और 4 के किसके हैं? वल्लभाचार्य के। और अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? तो आपने पढ़ा था ना, विट्ठलनाथ ने, ठीक है। नेक्स्ट है अष्टछाप के कवियों का मुख्य कार्य क्या था? कीर्तन के द्वारा श्रीनाथ मंदिर में 8 पहर प्रभु की सेवा करना। नेक्स्ट है बेटा राधा वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक कौन है? हित हरिवंश। और नेक्स्ट है स्वामी हरिदास के सखी संप्रदाय को टट्टी संप्रदाय क्यों कहा जाने लगा? क्यों कहा जाने लगा? यह संप्रदाय जो है बेटा बांस की जाफरी या टट्टियों से घिरा हुआ था। जो ये बांस की जाफरियों से बनाया गया था ये, इसलिए इसको जो है सखी संप्रदाय को टट्टी संप्रदाय कहा जाने लगा था। नेक्स्ट है किस भक्ति कवि ने वल्लभाचार्य से सर्वप्रथम दीक्षा ली? तो वल्लभाचार्य से सर्वप्रथम दीक्षा किसने ली थी? कुंभन दास ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। किसने ली थी? कुंभन दास ने। किससे ली थी? वल्लभाचार्य से सर्वप्रथम दीक्षा। नेक्स्ट है बेटा सूरदास के गुरु कौन थे? आचार्य वल्लभाचार्य। आचार्य सूरदास के गुरु कौन थे? आचार्य वल्लभाचार्य। नेक्स्ट है बेटा सूर सागर किस प्रकार का काव्य है? सूर सागर किस प्रकार का काव्य है? ये गय मुक्तक काव्य है। क्या ये गय मुक्तक काव्य है? तो ये थे बेटा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और हम जल्दी ही इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, और जिसमें क्वेश्चन का लेवल और भी थोड़ा सा अच्छा रखेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, और आपके लिए जो है ये जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है, और आपको भी ये बहुत इम्पोर्टेंट लगे होंगे, अच्छे लगे होंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें
और चैनल को जो है सब्सक्राइब करें। थैंक यू बेटा।